चलो अब ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा नहीं काफ़ी अलग है। क्वेश्चन नंबर 29। ये एक रिप्लेसमेंट का बाकी है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है वो भी बाकी है रिप्लेसमेंट का। ठीक है, सो दो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट के बाकी है, फिर अपन मिससेनियस छोटे छोटे पॉइंट्स पे चले जाएंगे। हम्म? चलो देखो इसमें क्या दिया है। एन एग्जिस्टिंग कंपनी एज अ मशीन विच हैज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 2 years। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी एक मशीन है उनके उनके पास, जो जिसको परचेज करके 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। इट्स एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज़ 4 years। मतलब ये जो मशीन है ये और 4 साल के लिए फंक्शन कर सकता है विथ नो रेसिडुअल वैल्यू इन दी एंड। इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज 3 lakhs। अभी करंट मार्केट वैल्यू 3 lakhs, मतलब आज अगर ये मशीन को बेचेंगे तो कितना मिलेगा वो लोग को? 3 lakhs एक्सचेंज वैल्यू हो जाएगा ये। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ अ मशीन विच गिव्स इंक्रीज इन दी आउटपुट। द डिटेल्स आर एज अंडर। तो अपने को दोनों मशीन्स के डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जिस्टिंग मशीन एज वेल एज न्यू वाला मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन का परचेज प्राइस था 6 lakhs। जब भी उसको बाई किया था तो उसका यूजफुल लाइफ कितने ईयर्स का था? 6 years का। ठीक है, जो नया मशीन है उसको हम लोग बाई करेंगे फॉर हाउ मच? फॉर 10 lakhs। उसका यूजफुल लाइफ कितने ईयर्स का है? 4 years। लेकिन जब भी हम नया मशीन बाई करेंगे तो ओल्ड मशीन को बेचना पड़ेगा, तो ओल्ड मशीन को बेच के कितना अमाउंट मिलेगा? 3 lakhs। सो व्हाट विल बी द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द मशीन? 10 lakhs माइनस 3 lakhs, इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो है ये। ठीक है, चलो उसके बाद में दोनों मशीन का रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 0 है। देन वी आर हैविंग एनुअल ऑपरेटिंग डेज, मतलब ये लोग जो है 300 दिन काम करने वाले हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग आवर्स पर डे इस 6 hours यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितना है? 6 hours। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आवर्स मिल जाएगा जो पूरे साल में ये लोग क्या करने वाले हैं, मतलब ये लोग जो है वो फंक्शन करेंगे। सो हाउ मेनी आवर्स विल बी देयर फॉर द एंटायर ईयर? तो 1800। इधर भी कितना आएगा? 1800। सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। आउटपुट पर आर इन यूनिट्स, मतलब जो एग्जिस्टिंग मशीन है वो 20 यूनिट्स निकलता है एक आर में, और जो न्यू मशीन है वो एक आर में कितना यूनिट निकालेगा? 40। ठीक है, तो ये जो आर्स है ना 1800 इंटू 20 करेंगे ना तो अपने को पूरे ईयर का आउटपुट मिल जाएगा। सो 1800 इंटू 20 मतलब आउटपुट विल बी 36,000, और यहाँ पे आएगा 1800 इंटू 40, सो दिस विल बी 72,000। ठीक है, तो 1800 क्या है? आर्स है, एंड 36,000 एंड 72,000 इज व्हाट इज नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद में लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट अब भी 20 है, 20 का 30 हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर एनम एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन अभी 1 लाख है, लेकिन आगे जाके कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगा कि इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन कॉस्ट आएगा? इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन कॉस्ट। ठीक है, तो कितने का सेविंग्स हो जाएगा? 40,000। वर्किंग कैपिटल अभी 1 लाख है, नए मशीन में 2 lakhs लगेगा, तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल 1 लाख। रिलीज ऑफ इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल भी कितना होएगा? 1 लाख होएगा। ठीक है, इनकम टैक्स का रेट जो है सेम है, दैट इज 30% एंड 30%। अज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट है हमारे लिए, एंड द कंपनी यूजेज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन, मतलब WDV मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन यूज करना है एट द रेट ऑफ 20%, एंड इट हैज सेवरल मशीन्स इन 20% ब्लॉक। ठीक है, ये इसको पूरे को अंडरलाइन करो। ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ये वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो क्या जो है मतलब ये लोग का जो ब्लॉक ऑफ एसेट है उसमें ये एक ही एसेट है कि दूसरे भी और एसेट्स है? दूसरे भी एसेट्स है जो 20% रेट वाले हैं। ठीक है, तो इसके वजह से ना डेप्रीशिएशन का अमाउंट विल व्हाट विल चेंज। Now advise the management on the replacement of the machine as per the NPV method। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का अपने को ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक है, तो हमें NPV मेथड के हिसाब से अपने को इंक्रीमेंटल NPV का कैलकुलेशन करके देना है। ठीक है, चलो तो इधर आएगा अपना कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल NPV।
चलो अभी सबसे पहले इधर आएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन। नया मशीन का कॉस्ट है 10 lakhs। ओल्ड मशीन का मार्केट वैल्यू दिया है 3 lakhs, सो 10 lakhs माइनस क्या करना पड़ेगा 3 lakhs। सो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो जो रहेगा वो 7 lakhs रहेगा। इसका टाइमिंग क्या रहेगा ईयर 0, सो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा 7 lakhs। जो अभी दोनों मशीन का कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो इंक्रीमेंटल स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। चलो उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पूरा सी फैट का इन्फॉर्मेशन है, तो मैं लास्ट वाला एक वर्किंग कैपिटल ले लेता हूँ, उसके बाद में अपन सी फैट पे चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेकंड आएगा विल बी इन्वेस्टमेंट इन इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। तो कितना एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल डालना पड़ेगा, तो 2 lakhs माइनस कितना आएगा 1 lakh। इसका टाइमिंग रहेगा ईयर 0, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, सो प्रेजेंट वैल्यू विल ऑल्सो बी 1 lakh। इमीडिएटली क्या रिकॉर्ड करेंगे इसका रिलीज। सो रिलीज ऑफ इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल। अमाउंट आएगा 1 लाख। इसका टाइमिंग आएगा ईयर 4, ठीक है। और ईयर 4 का फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही लेंगे 0.683, दैट इज 68,300। सेकेंड इंक्रीमेंटल सी फैट। चलो इंक्रीमेंटल सी फैट आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 में। इंक्रीमेंटल सी फैट पर्टिकुलर्स calculations and amounts। चलो अपने को आर्स मिल चुका है ना, पूरे ईयर का आर्स कितना हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 1800, और पूरे ईयर का यूनिट्स भी मिल चुका है विच इज 36,000 एग्जिस्टिंग में, 72,000 नए मशीन में है, ठीक है। हाँ तो अभी ये स्टार्ट किधर से होएगा, इंक्रीमेंटल सेल्स। तो 72,000 यूनिट्स का सेल होगा, सामने 36,000 यूनिट्स का सेल नहीं होगा, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वी आर हैविंग 10, सो मल्टीप्लाइड बाय 10, सो दिस विल बी 3,60,000। फिर इसमें से माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट। तो 72,000 माइनस 36,000, मटेरियल कॉस्ट जो है वो दोनों में सेम है, दैट इज 2 रुपीज, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आएगा 72,000।
चलो, तो सेलिंग प्राइस हो गया, मटेरियल कॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर आउटपुट पर यूनिट से अपन ने ये भी इंफॉर्मेशन यूज़ कर लिया है, ऑपरेटिंग आवर्स भी अपन ने जो है यूज़ कर लिया है। नाउ लेबर कॉस्ट इज पर आवर, ठीक है। लेबर कॉस्ट पर आवर अब भी 20 है और आगे जाके कितना होएगा 30। तो ये यूनिट के हिसाब से नहीं, आवर्स के हिसाब से है, और दोनों में आवर्स जो है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट, सो इंक्रीमेंटल लेबर कॉस्ट में 30 माइनस 20, इधर रेट चेंज हो रहा है, लेकिन आर्ज उतना ही है 1800, सो दिस विल बी 18,000। उसके बाद में फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है ना, उसमें सेविंग्स है, सेविंग्स, ठीक है। तो सेविंग्स क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐड, सो इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन फिक्स्ड कॉस्ट, 1 लाख माइनस 60,000, तो 40,000 का सेविंग्स हो जाएगा, 40,000 का। चलो, ये सब निकाल के फिर मिलेगा कैश फ्लोज बिफोर टैक्स इंक्रीमेंटल। कितना, 3,10,000। अच्छा, अभी ये चेक करो व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। तो मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन है ना WDV है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है ना सी फैट, अपने को कैश फ्लो बिफोर टैक्स जो मिला है ना, ये पर एनम, यहाँ तक का कैलकुलेशन फॉर ऑल द 4 years विल बी व्हाट यू नो, विल बी सेम, ठीक है। यहाँ से अपने को डिफरेंस पे जाना पड़ेगा अभी इसका, क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन जो है वो WDV है। तो ये वाला वर्किंग यहाँ पे अपना ख़त्म होएगा। सो इंक्रीमेंटल सी फैट, अच्छा ये क्यों 4 बार नहीं किया, समझा ना तुम लोग को, क्योंकि मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन से सब चेंज होने वाला है, वरना ये कैलकुलेशन भी 4 बार दिखाना पड़ता था अपने को। इसके लिए ये वाला कैलकुलेशन एक ही बार किया। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। सब में स्टार्टिंग पॉइंट आएगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। ये जो भी हमने कैलकुलेट किया है 3,10,000। अभी इधर से सिचुएशन चेंज होने वाला है, बिकॉज द मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज WDV। इसमें से माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन, अभी इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन का वर्किंग पहले अलग से लेना पड़ेगा अपने को। तो मैं वर्किंग नोट नंबर 2 में जा रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, न्यू मशीन, ओल्ड मशीन और इंक्रीमेंटल। पर्टिकुलर्स में आएगा ईयर 1, 2, 3 एंड 4। रिकॉर्डिंग चालू किया है क्या?
चलो पहले ना ओल्ड वाले का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग न्यू वाले पे जाएंगे। अभी जब भी न्यू वाला डेप्रीशिएशन पे जाएंगे ना, तो ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अभी है ना, पहले ओल्ड वाला डेप्रीशिएशन जो है उसका कैलकुलेशन देखते हैं। सो यहाँ इसके अंदर ही एक फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, डेप्रीशिएशन ऑन ओल्ड मशीन। अभी देखो डेप्रीशिएशन ऑन ओल्ड मशीन, ये जो ओल्ड मशीन को जब भी हम लोग ने परचेस किया था ना, तभी उसका यूजफुल लाइफ कितने ईयर्स का था, 6 ईयर्स, ठीक है। उसको ऑलरेडी कितना साल हो चुका है 2 साल हो चुका है, तो उसका WDV आ जाएगा 2 साल के बाद का। तो पहले क्या करो मालूम है, 6 लाख में से 20% माइनस करो, 4,80,000, ठीक है। उसके बाद में और एक ईयर का डिप्रीशिएशन प्रोवाइड हुआ रहेगा, तो और उसमें से 20% माइनस करो, 3,84,000, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में, तो अभी इसके ऊपर कितना रेट का डिप्रीशिएशन और कौन से अमाउंट के ऊपर होएगा, 20 ऑन 3,84,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3,84,000 का 20%, 76,800। फिर सेकेंड ईयर का डिप्रीशिएशन किसके ऊपर आएगा, तो 3,84,000 माइनस 76,800, 3,07,200, इसके ऊपर 20% आएगा, 61,440। फिर थर्ड ईयर में 2,45,760, इसका 20% आएगा, 49,152। और फोर्थ ईयर का 1,96,608, इसका 20%, 39,322। चलो, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे, ओल्ड मशीन का डेप्रीशिएशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको कंटिन्यू करते थे तो ये वाला डेप्रीशिएशन हम लोग यहाँ पे चार्ज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओल्ड वाला है उसका आएगा 76,800 फर्स्ट ईयर का, 61,440, 49,152 एंड 39,322। चलो ये समझा। सेकेंड, डेप्रीशिएशन ऑन न्यू मशीन। चलो अभी ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट याद है क्या तुम लोग को, ब्लॉक ऑफ एसेट। अभी ब्लॉक ऑफ एसेट भी है और वो ब्लॉक ऑफ एसेट में दूसरे असेट्स भी है ठीक है। तो अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स में दूसरे असेट्स होते हैं तो कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं अमाउंट ऑन विच depreciation will be charged। चलो अभी ब्लॉक ऑफ एसेट में पहले ओल्ड वाला ये रहेगा, असेट रहेगा तुम्हारा। ओल्ड वाले असेट का WDV कितना रहेगा, 3,84,000। तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स में अगर दूसरे एसेट्स होते तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओल्ड वाला जो मशीन है उसका सेलिंग प्राइस लेस करेंगे और नए मशीन का जो भी अपना ये है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको परचेस प्राइस, उसको क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। एंड देन द डेप्रीशिएशन विल व्हाट विल कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 3 लाख, प्लस नया मशीन कितने का ले रहे हैं हम लोग 10 लाख। तो 10,84,000 के ऊपर से डेप्रीशिएशन जो है ये प्रोवाइड करने का स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट में दूसरे एसेट्स भी है
सपोज ये ब्लॉक ऑफ एसेट में दूसरे एसेट नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, 3,84,000 माइनस 3 लैक्स, तो अपने को मिलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, टैक्स सेविंग्स, जो ये वाले क्वेश्चन में नहीं होएगा। ये क्वेश्चन में क्यों नहीं कर रहे समझ में आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक ऑफ एसेट में दूसरे एसेट्स भी है, ठीक है। तो अभी अपने को जो है नए मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन क्या अमाउंट के ऊपर स्टार्ट करना पड़ेगा, 10,84,000, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। सो फर्स्ट ईयर में आएगा 10,84,000 का 20%, 2,16,800। ये तुमको समझ रहा है हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लॉक ऑफ एसेट में दूसरे एसेट्स भी है, और ये कभी यूज करने का, ओनली इफ द क्वेश्चन इज टेलिंग दैट देयर आर अदर एसेट्स इन द सेम ब्लॉक, हाँ, तो ही ये वाला मेथड यूज करना है। चलो सेकेंड ईयर का WDV 8,67,200, इसका 20%, 1,73,440। थर्ड ईयर का WDV 93,760, इसका 20%, 4th ईयर का WDV 008, इसका 20%, 1,11,002। इधर ब्रैकेट में लिख दो ना चाहिए तो, सिंस block of asset has several other assets, चलो ब्लॉक ऑफ एसेट में दूसरे एसेट्स है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन आफ्टर एडजस्टिंग द सेलिंग प्राइस एंड एडिंग द परचेज प्राइस ऑफ द न्यू मशीन। अभी इसको लेके जाओ यहाँ पे 2,16,800, 173,440, 138,752 और 1,11,002। चलो ये दोनों का जो आंसर है दैट इज योर इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन। बोलते जाओ। एटी नाइन, 71,680। ये समझा, ये वाला वर्किंग समझा, ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया वो समझा ना। ये अमाउंट अभी अपने को लेके जाना उस सी फैट वाले कैलकुलेशन में, तो 1,40,000, 1,12,000, फिर कितना 89,600 है ना। $71,680। incremental net profit before tax,
कितना 1,70,000 198 लास्ट। चलो इसमें से माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल टैक्स। टैक्स रेट जो 30% है, तो डायरेक्टली इंक्रीमेंटल एनपैट देना मुझे। चलो ये हो गया इंक्रीमेंटल एनपैट। इंक्रीमेंटल एनपैट में क्या ऐड बैक करेंगे? इंक्रीमेंटल डिप्रीशिएशन। तो मिल जाएगा इंक्रीमेंटल सी फैट। वन 112 89,600 71,680। तो इंक्रीमेंटल सी फैट इधर आएगा 2,59,000 1,00,000 नहीं 2,50,600 So this will be multiplied by discounting factor at the rate of 10%। ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, वही रेट लेंगे। तो 0.909 0.826 751 0.683। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके अपने को मिलेगा पीवी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यूज। टू लैख टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट कितना था? 7,00,000 7,88,479 को उधर ऊपर लेके जाओ पीवीसीआई में और एनपीवी का कैलकुलेशन करो। 7,88,479।
कितना 50? समझा क्वेश्चन? समझा? पेज नंबर 67। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नौ, और उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन और है, तो समझ लेना। और इसके बाद 1-1.5 लेक्चर और लगेगा आज के बाद। आज के लेक्चर के बाद 1.5 लेक्चर, एक में हो गया तो ठीक है, वरना 1.5 लेक्चर लगेगा। चलो देखो क्या दिया हुआ है। RC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू रिप्लेस वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीन बाय CNC मशीन. In this connection, the following information is available. The existing machine was bought 3 years ago for 15,40,000. ठीक है, ये ओल्ड मशीन का परचेज कॉस्ट है. It was depreciated on straight line basis and has a remaining useful life of 7 years. ठीक है, तो जब भी बाय किया रहेगा तभी 10 years का लाइफ रहेगा, अभी उसका 7 साल का लाइफ बच गया है. Its annual maintenance cost is expected to increase by 40,000 from the 6th year of its installation. चलो अंडरलाइन करो इसको. मतलब जो ओल्ड मशीन है ना, ओल्ड मशीन, उसका 6th ईयर से मतलब उसका जो 6th ईयर से जो भी वो लोग ने इंस्टॉलेशन किया है, तभी से लेके 6th ईयर से क्या होने वाला था, तो उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो बढ़ने वाला था. कितने से बढ़ने वाला था? ये 40,000 से. ठीक है, देन इट्स प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू इज हाउ मच? 6,50,000. मतलब आज अगर इसको बेचेंगे तो कितना मिलेगा अपने को? 6,50,000. The purchase price of the CNC machine is 27 lakhs and the installation expenses of 95,000 will be incurred. Subsidy equal to 15% of the purchase price will be received at the end of the first year of its installation. ठीक है, मतलब देखो इसका जो परचेज प्राइस है ना 27 lakhs है, उसके आगे हम लोग ने कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस किया, कितने का? 95,000 का. ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 27 lakhs plus 95,000. ठीक है, सो दैट इज 27,95,000. ठीक है, अभी क्या हो रहा है मालूम है? यहाँ पे बोला है कि अपने को सब्सिडी मिलने वाला है. सो सब्सिडी कितना मिलने वाला है? तो इट इज इक्वल टू 15% ऑफ द परचेज प्राइस. मतलब 27 लाख का 15% जो है ये सब्सिडी अपने को मिलने वाला है. और ये सब्सिडी कभी मिलने वाला है? इट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फ्रॉम इट्स फ्रॉम इट्स इंस्टॉलेशन. ठीक है, तो 27 lakhs का 15% निकालो तो तुमको सब्सिडी का वैल्यू मिलेगा 4,05,000. 4,05,000 विल बी योर कैश इनफ्लो. लेकिन ये कैश इनफ्लो कभी मिलेगा? इधर बोला है ना, इट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ विच ईयर? फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन. ठीक है, तो इसका टाइमिंग रहेगा ईयर 1. ठीक है, यहां तक समझा? ठीक है, अभी इसको अंडरलाइन करो. इट इज सब्जेक्ट टू सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन. मतलब ये जो सब्सिडी मिलने वाला है ना, इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन. ठीक है, इट्स रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर 7 years इज 5,70,000. ये इसका स्क्रैप वैल्यू है. ठीक है, with the CNC machine the annual cash operating costs are expected to decrease by 2,16,000. तो क्या दिया ये 2,16,000? जरा बता सकते हो मेरे को? तो ये सेविंग्स इन क्या हो जाएगा? कॉस्ट. एंड सेविंग्स इन कॉस्ट विल बी नथिंग बट इट विल बी कैश इनफ्लो. ठीक है, इन एडिशन CNC machine would increase the productivity on account of which the net cash revenue would increase by 2,76,000 per annum. ठीक है, मतलब एक तो अपना कॉस्ट का सेविंग्स होएगा, दूसरा सामने और क्या होएगा मालूम है? अपना रेवेन्यू भी बढ़ेगा. तो कितने से बढ़ेगा? 2,76,000 से वो बढ़ जाएगा. ठीक है, the tax rate applicable to the firm is 30% and the cost of capital is what is 11%. तो 11% अपने डिस्काउंटिंग रेट है.
You are required to advise the firm whether to replace the existing machine with the CNC machine on the basis of the net present value, और हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है। मेरे को बताओ इसमें क्या अलग है, अभी जो हम लोग ने प्रीवियस जितने भी रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन में क्या अलग है। एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा वो जो सब्सिडी वाला पॉइंट है, मतलब ये सब्सिडी इज आल्सो सब्जेक्ट टू व्हाट डेप्रीशिएशन, मतलब जब भी हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो सब्सिडी माइनस करके फिर अपने को डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है दैट इट इज सब्जेक्ट टू द सेम रेट ऑफ व्हाट इन द सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे नए मशीन का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट कितने का आएगा 27,95,000 माइनस सब्सिडी 4,05,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, फिर उसको डिवाइड करेंगे बाय व्हाट यू नो बाय 7, ठीक है। इस तरीके से अपने को डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो ओल्ड मशीन है उसका डेप्रीशिएशन विल बी 15,40,000 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि जब भी उसको बाय किया रहेगा तभी 10 साल का लाइफ रहेगा, तो उसका डेप्रीशिएशन कितने का आएगा 1,54,000, ठीक है। अभी मेरे को बताओ यहाँ पे 7 साल का अलग अलग इंफॉर्मेशन है कि ये एन्युटी दिया हुआ है, एन्युटी है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 2,16,000, तो ये एन्युटी है। और तुम्हारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा बाय 2,76,000 पर एनम, तो ये भी क्या दिया हुआ है एन्युटी, ठीक है। खाली एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो है कि ये जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय हाउ मच 40,000 फ्रॉम द 6th ईयर ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो मेरे को बताओ अगर हम लोग ने ये मशीन को रिप्लेस कर दिया तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट अपने को इनकर करना पड़ेगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट का सेविंग्स हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ओल्ड मशीन को क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट का जो सेविंग्स है वो कौन से ईयर से कंसीडर करना है, कौन से 6th ईयर से। चलो ये समझ गया तो मेरा काम हो जाएगा। नए मशीन के इंस्टॉलेशन से 6th ईयर के, ये ओल्ड मशीन का इंस्टॉलेशन का 6th ईयर आएगा, ओल्ड मशीन का। तो ओल्ड मशीन का 3 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर 4th ईयर 5th ईयर वो भी अलग हो जाएगा। 4th ईयर 5th ईयर में तो नहीं बढ़ेगा, कौन से ईयर से बढ़ेगा 6th ईयर, ठीक है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ये जो मशीन है इसका अगर हम लोग सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 समझो अभी यहाँ पे देखो ओल्ड वाले मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट का बात चल रहा है, ठीक है। देखो अभी ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है वो ओल्ड मशीन के लिए कौन सा ईयर है, 3 साल तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है वो ओल्ड मशीन का 4th ईयर है, ठीक है। तो 4th ईयर में कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। 5th ईयर में भी नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन 6th ईयर से बढ़ने वाला था, ठीक है। तो ये 6th ईयर हो गया उसका, 6th ईयर से कितने का बढ़ने वाला था ये 40,000 का, ठीक है। तो अभी ऐसा होगा कि 6th ईयर से, क्योंकि हम लोग ने ओल्ड मशीन को बेच दिया है, 6th ईयर मतलब हमारे क्वेश्चन में जो 3rd ईयर है वहां से 40,000 का सेविंग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेविंग्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे मालूम है, 1st और 2nd ईयर को साथ में रखेंगे एंड 3rd ईयर से लेके 7th ईयर तक को साथ में रखेंगे, तो अपने को पहले 1st एंड 2nd ईयर का एन्युटी मिल जाएगा, फिर अपने को 3rd ईयर से लेके 7th ईयर का एन्युटी मिल जाएगा, ठीक है। अभी अंडरस्टूड मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या हुआ वो, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना क्या होगा मालूम है तुमको पूरा का पूरा 7 साल का एक साथ में तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे पहले अपना एनपीवी का टेबल बनाते हैं। पीवीसीआई पीवीसीओ, चलो सबसे पहले आएगा इंक्रीमेंटल कॉस्ट,
इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। नया मशीन का परचेज प्राइस कितना है? नया मशीन का परचेज प्राइस है 27,95,000। सामने ओल्ड मशीन को बेचेंगे, ठीक है। ओल्ड मशीन को कितने में बेच रहे हैं हम लोग? इट्स प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू इज 6,50,000, तो माइनस होएगा 6,50,000, तो ये आएगा 21,45,000। टाइमिंग विल बी ईयर 0, सो प्रेजेंट वैल्यू भी आएगा 21,45,000। स्क्रैप वैल्यू चेक करो जरा, स्क्रैप वैल्यू पहले चेक करो। ओल्ड मशीन का कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या? ओल्ड मशीन का स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लेकिन न्यू मशीन का स्क्रैप वैल्यू है क्या? है। कितना है? 5,70,000, ठीक है। तो दिस 5,70,000 विल बी इंक्रीमेंटल, व्हाट यू नो, इंक्रीमेंटल स्क्रैप वैल्यू एट द एंड। तो ये आएगा 5,70,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करके दिया है क्वेश्चन में? हाँ दिया है, 0.482। 2,74,740, ठीक है। इंक्रीमेंटल स्क्रैप वैल्यू एट दी एंड। चलो अभी अपने को है ना ओल्ड न्यू मशीन पे सब्सिडी मिल रहा है, सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडी विल बिकम व्हाट यू नो, कैश इनफ्लो। तो सब्सिडी जो अपने को मिल रहा है वो 15% है ना, 15% ऑफ द परचेज प्राइस दिया है, तो 27 लाख का 15% निकालना है। कब मिल रहा है ये सब्सिडी? फर्स्ट ईयर के एंड पे है। $3,64,905। अभी ये क्वेश्चन में तो कोई ब्लॉक ऑफ एसेट ऐसा तो कुछ बोला नहीं है अपने को, मतलब जो ओल्ड मशीन रहेगा उसको हम लोग ने बेचा है, उसके ऊपर या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो पहले कैलकुलेशन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, ठीक है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन कितने में लिया था हम लोग ने उसको? 15,40,000 लेस डेप्रीशिएशन फॉर 3 ईयर्स, उसका 3 साल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 4,62,000। कहाँ से आएगा 4,62,000? 1,54,000 इंटू हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स, क्यों 3 साल का डेप्रीशिएशन प्रोवाइड हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया रहेगा। सो WDV टुडे $10,78,000। तो आज उसका WDV 10,78,000 है, ठीक है। 10,78,000 का मशीन को हम लोग ने बेचा कितने में है? 6,50,000 लेस सेलिंग प्राइस 6,50,000। तो हमको यहाँ पे लॉस हुआ है, बराबर है। कौन सा लॉस है ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, 4 लाख। चलो क्या होगा ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के वजह से? टैक्स सेविंग्स होएगा। तो इनफ्लो में लिख रहा हूं मैं,
टैक्स सेविंग्स ड्यू टू शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन। कितने का लॉस हुआ अपने को? 4 लाख कितना था? 4,28,000 का कितना परसेंटेज आएगा? 28। हाँ, अभी इसको अपन फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में भी ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में भी ले सकते हैं, लेकिन अपन ने क्या रखा है अगर तुमको याद रहेगा तो स्टार्ट रखा है अपन ने, ठीक है। तो इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी 1। सो 1,28,000 कितना आएगा? 400। चलो उसके बाद में आएगा तुम्हारा इंक्रीमेंटल सी फैट। हाँ, सी फैट में एडजस्ट कर देंगे। सपोज हम लोग ने सेविंग्स इन ये वाला जो है ना, क्या है ये मेंटेनेंस कॉस्ट अगर सी फैट में एडजस्ट नहीं किया तो क्या इसको अलग से लिख सकते हैं क्या? सपोज ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट का जो सेविंग्स हो रहा है, या तो उसको सी फैट में एडजस्ट करेंगे, सी फैट में एडजस्ट नहीं करेंगे तो अलग से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पोस्ट टैक्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे मेरे को बता दो खाली। हाँ, मतलब यहाँ पे जो मैंने बताया ना तुम लोग को, कौन से ईयर से हो रहा है सेविंग्स अपना? थर्ड ईयर से हो रहा है। सो यू हैव टू टेक द डिस्काउंटिंग फैक्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इसका टोटल के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर अलग से लिया तो, ठीक है। तो तुम्हें अलग से लेना है कि सी फैट में कर दूँ एडजस्ट? इसको सी फैट में कर देते हैं, ठीक है। चलो, दिस विल बी वर्किंग नोट नंबर 2। इसके ऊपर का वर्किंग नोट नंबर 1 था। नहीं, 7 नहीं बनाएंगे। कितना बनाओगे तुम बोलो? ऊपर ही मैंने एक्सप्लेन किया था अभी। 1 और 2 का साथ में रहेगा और 3 और 7 का साथ में रहेगा। वन एंड टू, 3 and 7। इसको स्टार्ट करेंगे विद इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो 1 to 7 का साथ में रहेगा पूरा। हाँ, इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ये अपने को दे दिया है, इंक्रीमेंटल सेविंग्स है 2,16,000 पर एनम है। ये सब कुछ पर एनम है। एड इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू लिखा है वो लोग ने, तो अपन भी वही लिखेंगे।
ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है। हाँ, तो ये कितना आ रहा है अपना 2,76,000। अभी आएगा सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये जो सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मैं कौन से कॉलम में लिखूं और कौन से कॉलम में नहीं लिखूं? 3 to 7, मतलब 1 और 2 में नहीं आएगा, और 3 to 7 में आएगा 40,000। ये अपने को देगा इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स पर एनम। 5,30,000। तो इसमें से माइनस करेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन पर एनम। इसका वर्किंग यहीं पे कर दूँ इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन का। तो मेरे को बताओ नए वाले का डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन देखो कैसे होएगा। तो पहला आएगा 27,95,000 जो उसका ओरिजिनल कॉस्ट है। इसमें से सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें सब्सिडी क्यों माइनस कर रहे समझ में आ रहा है? क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सब्सिडी इज सब्जेक्ट टू सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, ठीक है, इसके लिए माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना था सब्सिडी? 4,05,000 माइनस 5,70,000, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 7 माइनस ओल्ड मशीन का डिप्रीशिएशन कितना था? 1,54,000। 18,20,000 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ रहा है? कितना है? 60। तो ये 2,60,000 है और ये है 1,54,000 ना ओल्ड वाले का। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन है, ठीक है। सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन? 1,06,000। ये 4,05,000 के उधर एक स्टार मार्क कर दो। क्यों माइनस किया वो समझा ना तुम लोग को? इसके पहले के कोई क्वेश्चन में नहीं किया था क्योंकि वो वर्डिंग्स नहीं था ऐसा। ये क्वेश्चन में दिया है कि सब्सिडी इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेम रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। incremental net profit before tax per annum. ₹3,86,000 and ₹4,26,000. So what is the tax rate in the question? 30. So incremental tax at the rate of 30%. तो मिल जाएगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम।
डायरेक्ट एनपैड दे मेरे को। 2,98,000। चलो इसमें अपन वापस ऐड बैक कर देंगे इंक्रीमेंटल डिप्रिशिएशन। So we will be able to calculate incremental NPAT, sorry, CFAT per annum. 3,76,200, 4 lakh, 4,04,200 ना। इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे विथ एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था, 11% है ना इसमें। अभी फर्स्ट वाले में एन्युटी फैक्टर के लिए क्या करोगे, 0.901 प्लस 0.812 फर्स्ट और सेकेंड ईयर का टोटल 1.713, फिर थर्ड ईयर से लेके सेवेंथ ईयर तक का टोटल किसका, 6,44,000। इसका एन्युटी फैक्टर बताओ, एग्जैक्ट आ रहा है 3। 12,12,600, ठीक है। तो इसका टोटल चाहिए अपने को, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट पर एनम 18,57,031। 18,57,031 इसको ऊपर लेके जाओ। एनपी भी दे दो इसका। 4,80,076। समझा ये क्वेश्चन, समझा, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। हाँ, तो अभी अपना रिप्लेसमेंट वाला पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है, रिप्लेसमेंट वाला। ज़्यादा नहीं बचा, मुझे लगता है नेक्स्ट एक ही लेक्चर में हो जाएगा ख़त्म। सिक्स्थ भी हो गया है, फिफ्थ भी हो गया है, फोर्थ भी हो गया है। कितना क्वेश्चन बाकी है देख तो अभी।
बहुत कुछ हो गया। वापस 9 हुआ, ऐसा कैसा? मतलब पहले का काउंटिंग बराबर नहीं किया रहेगा फिर। चलो आ जाओ ये शीट पे, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम एक दूसरे एरिया में जा रहे हैं। तो अभी रिप्लेसमेंट एक कॉन्सेप्ट था, रिप्लेसमेंट के सारे क्वेश्चंस कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखो क्या दिया है, मोटर्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन एंड इज इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग टू चॉइसेस। ठीक है, वो लोग एक डिलीवरी वैन बाय करने का है, तो दो चॉइस है। तो पहला जो चॉइस है उसमें बोला है कि कंपनी कैन बाय अ यूज्ड वैन फॉर ₹20,000 एंड आफ्टर 4 years सेल द सेम फॉर ₹2,500 नेट ऑफ टैक्सेस, ऑलरेडी करके दिया है, and replace it with another used van which is expected to cost 30,000 and has 6 years life with no terminating value। terminating value मतलब scrap value। ठीक है, तो क्या होगा मालूम है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ना पहले एक सेकेंड हैंड वैन लेने का है, वो पहले 4 साल तक चलेगा, फिर उसको बेचेंगे, और एक वैन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हैंड हम लोग परचेज करेंगे, वो और 6 साल के लिए चलेगा, और जो दूसरा वाला जो सेकेंड हैंड वैन है उसका कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ द वैन? पहला 4 है, फिर 6 है, सो व्हाट इज द टोटल यूजफुल लाइफ? 10 years। ठीक है, फिर बी वाले में बोला है द कंपनी कैन बाय अ यूज्ड वैन, सॉरी अ न्यू वैन फॉर 40,000। द प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ द वैन इज 10 years। मतलब इधर डायरेक्टली नया वाला वैन लेने का, और सीधा डायरेक्टली वो 10 years के लिए अपने पास रहेगा। and has an expected salvage value net of taxes of 5,000 at the end of 10th year। The services provided by the vans under both the choices are same। Assuming the cost of capital at 10%, which choice is preferable? ये क्वेश्चन अपने सामने। ठीक है, तो मेरे को बताओ अभी ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग कैसे है? What is not given in the question? अब ये रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वाला हो गया खत्म। अभी इसके अंदर क्या दिख रहा है और क्या मिसिंग है और कैसे नया है ये पार्ट। नहीं नहीं, अभी रिप्लेसमेंट नहीं है, दो वैन है, किसी को कुछ रिप्लेस नहीं करने का है। ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला स्टोरी खत्म हो गया है अभी। ठीक है, अभी एक नए टाइप के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, जिसमें हमको है ना डिलीवरी वैन बाय करने का है। वो एक ही डिलीवरी वैन जो बाय करने का है उसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हम लोग एक में पहले हम लोग सेकेंड हैंड वैन लेंगे, 4 साल तक चलाएंगे, उसको बेचेंगे, वापस एक सेकेंड हैंड वैन लेंगे, 6 साल तक चलाएंगे, टोटल 10 years का यूजफुल लाइफ हो गया। या तो फिर हम लोग डायरेक्टली नया वैन लेंगे जो अपने पास 10 साल के लिए रहेगा। ठीक है, व्हाट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन इज, यहाँ पे कोई रेवेन्यू का डिटेल्स नहीं दिया है और कोई कॉस्ट का भी डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब अपने को ये नहीं दिया है ना कि डिलीवरी वैन को हम लोग यूज करेंगे तो कितना इनकम जनरेट करेंगे, ऐसा कोई बेनिफिट का डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। तो क्वेश्चन में ना खाली कॉस्ट दिया है, देयर इज नो बेनिफिट गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर सपोज हमारे पास खाली कॉस्ट का डिटेल्स रहेगा तो डिसीजन मेकिंग कैसे करने का, उसके लिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि अगर अपने को कॉस्ट ही देखना है, अच्छा ये दोनों में है ना रेवेन्यू सेम रहने वाला है, कैसे पता चला मालूम है? देखो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द वैन्स अंडर बोथ द चॉइसेस आर व्हाट यू नो आर
सेम ठीक है, मतलब तुम फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए जाओ कि सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए जाओ, दोनों में जो सर्विसेज मिलने वाला है, दोनों में जो हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू जो भी हम लोग जनरेट करेंगे वो सेम रहेगा। कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना खाली कॉस्ट का डिटेल्स है, खाली कॉस्ट का डिटेल्स, राइट। सो इफ यू हैव ओनली कॉस्ट का मतलब कॉस्ट का डिटेल्स, तो डिसीजन मेकिंग कैसे लेने का, तो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट को देख के लेना पड़ेगा। तो आर वी गोइंग टू गो विद द हायर कॉस्ट और लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट, ठीक है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि अपने पास रेवेन्यू का डिटेल्स नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है, हमें दोनों ऑप्शन के कॉस्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर हमें दोनों ऑप्शन के कॉस्ट कैलकुलेट करने, मतलब हम ये क्वेश्चन में पीवीसीआई का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब खाली एक ही चीज का कैलकुलेशन होएगा, किसका, पीवीसीओ, ठीक है। फिर पीवीसीओ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे एंड विल गो विद द हायर पीवीसीओ के लोअर पीवीसीओ, लोअर पीवीसीओ, ठीक है। चलो तो राइट डाउन, हाँ 12 एक्स्ट्रा वाला। कैलकुलेशन ऑफ नेट पीवीसीओ फॉर बोथ दी ऑप्शंस। फॉर्मेट एक ही बनाएंगे, सेम फॉर्मेट बनेगा जो अपना एनपीवी वाला है ना, सेम फॉर्मेट, वही फॉर्मेट में दोनों ऑप्शन का क्या करेंगे हम लोग, नेट पीवीसीओ का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये दिमाग चल रहा है ना ये टॉपिक के अंदर। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना था, 10%। चलो ये ऑप्शन ए है, परचेज ऑफ, ये वाला टू मत लिखो, ये वाला टू लिखो, टू सेकेंड हैंड वैन्स, परचेज ऑफ टू सेकेंड हैंड वैन्स। अभी इसके अंदर आएगा पहले कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट सेकेंड हैंड वैन, ये 20,000 है। इसका टाइमिंग क्या रहेगा, आज, ईयर 0, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू विल बी 20,000। फोर्थ ईयर के एंड पे फर्स्ट सेकेंड हैंड वैन को बेच दिया जाएगा, तो अपने को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कितना स्क्रैप वैल्यू मिलेगा अपने को, 2,500 नेट ऑफ व्हाट, नेट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो ये अपने कॉस्ट को कम कर देगा, तो इसको माइनस करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ फर्स्ट वैन 2,500। इसका टाइमिंग बताओ कभी आएगा, ये फोर्थ ईयर के एंड पे आएगा, ठीक है। तो फोर्थ ईयर के एंड का फैक्टर आएगा 0.68,
3, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करो। 1708, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू क्या करता है, तुम्हारे कॉस्ट को कम कर देता है, ठीक है। इसके लिए इसको माइनस किया। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड वैन। ये हम लोग कितने का लेने वाले हैं, 30,000 का। कब लेंगे ये, फर्स्ट वाला कभी बेचा, फोर्थ ईयर के एंड पे, तो ये वाला भी कभी लेंगे, फोर्थ ईयर के एंड पे, ठीक है। तो ये आएगा 0.683, 20,490। इसका टोटल मारेंगे तो इसको बोलते हैं नेट पीवीसीओ। जो 38,782, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन में, इतना पैसा जाएगा अपना 38,782। सेकेंड ऑप्शन में आएगा परचेज ऑफ न्यू वैन। चलो, कॉस्ट ऑफ द न्यू वैन 40,000 का कॉस्ट है इसका। इसका टाइमिंग रहेगा ईयर 0, आज। प्रेजेंट वैल्यू आएगा 40,000। फिर इसका स्क्रैप वैल्यू आएगा, स्क्रैप वैल्यू एट दी एंड 5,000 का स्क्रैप वैल्यू। अभी 10th ईयर के एंड पे लेना है इसको। 0.386, 1930, ये माइनस होएगा। चलो 38,070। तो क्या करना है, न्यू वैन परचेज करने का, बिकॉज ऑफ लोअर नेट पीवीसीओ, ठीक है। तो कंक्लूजन लिखो उसका, न्यू वैन शुड बी परचेस्ड बिकॉज ऑफ लोअर नेट पीवीसीओ। मुझे बताओ, ये दोनों ऑप्शन में अपने पास लाइफ ऑफ द वैन अलग अलग था कि लाइफ ऑफ द वैन सेम था? मतलब इसका 10 साल था, इसका भी कितना है, 10 साल। इसको बोलते हैं सेम लाइफ। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, अगर इधर अपने पास 2-3 ऑप्शन है तो सबका लाइफ क्या था मालूम है, सेम। चलो, अभी हम एक एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे लाइफ जो है ना वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सो द लाइफ ऑफ द एसेट इज नॉट गोइंग टू बी सेम। ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, देखो ये अपने बुक में है क्या? नहीं है, नहीं है 50-30 वाला। ठीक है, चल पहले एक बुक का क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11। नहीं नहीं, बाकी है। देखो अभी जो हम लोग एरिया में जा रहे हैं ना, वहाँ पे लाइफ ऑफ द असेट्स विल नॉट बी सेम, ठीक है। तो कैसे डिसीजन मेकिंग लेने का, उसके बारे में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नाउ। हाँ, चलो देखो। A company is required to choose between two machines A and B. The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. Machine A will cost 6 lakhs and will last for what, for 3 years. ठीक है, अंडरलाइन करो उसको। इट विल कॉस्ट रुपीज 1,20,000 पर ईयर टू रन, ठीक है। तो ये उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है या ये उसका रनिंग कॉस्ट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी रेवेन्यू नहीं दिया है, खाली क्या दिया हुआ है, कॉस्ट का डिटेल्स, ठीक है। तो हमें कॉस्ट के बेसिस पे अपने को डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा। मशीन बी इज एन इकोनॉमी मॉडल कॉस्टिंग 4 lakhs बट विल लास्ट ओनली फॉर 2 years। मुझे बताओ दोनों मशीन का लाइफ सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। मशीन ए का लाइफ कितने ईयर्स का है? 3 years। और मशीन बी का लाइफ कितने ईयर्स का है? 2 years, ठीक है। एंड द कॉस्ट विल बी 1,80,000 पर ईयर टू रन। These are real cash flows. The costs are forecasted in rupees of constant purchasing power. The opportunity cost of capital is what is 10%, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर है ये। Which machine the company should buy is the question and we have to ignore what ignore टैक्स, ठीक है। अगर हमें टैक्स इग्नोर करने के लिए बोला है, मतलब क्या हो जाएगा मालूम है? पहला तो डेप्रीशिएशन इग्नोर कर देना है, ठीक है। दूसरा, अगर हमने ये जो कॉस्ट लिखा है हम लोग ने यहाँ पे, ये जो 1,80,000 का कॉस्ट है और वो जो 1,20,000 का कॉस्ट है जो रनिंग कॉस्ट है, ठीक है। अगर टैक्स रहेगा ना तो रनिंग कॉस्ट को पोस्ट टैक्स करके लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उसको पोस्ट टैक्स नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, इग्नोर टैक्स, ठीक है। तो दो चीज नहीं होगा यहाँ पे, ये कॉस्ट को पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे और दूसरा डेप्रीशिएशन को भी कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग है ना नॉर्मल वे से कैलकुलेशन करते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि इसमें डिसीजन मेकिंग कैसे करना है वो, ठीक है। तो सेम टेबल बनेगा जैसे हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में बनाया। चलो पहला आएगा मशीन ए। मशीन ए का लाइफ जो है ना 3 years है। पहला आएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन ए का कॉस्ट कितना है? 6 lakhs। आज इनकर करना पड़ेगा, सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 6 lakhs। ये मशीन का अपने को कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह नहीं दिया हुआ है, वरना ये कॉस्ट में से लेस कर देते थे, ठीक है। लेकिन और एक आइटम अपने को और एक डिटेल्स दिया हुआ है विच इज एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट और एनुअल रनिंग कॉस्ट। सो एनुअल रनिंग कॉस्ट मशीन ए का कितना है? 1,20,000। सो 1,20,000 कितने साल के लिए इनकर होएगा? ये 3 साल के लिए, ठीक है। तो इसमें एन्युटी फैक्टर लेना पड़ेगा कितने ईयर्स का? 3 years का। सो 1 divided by 1.1 इक्वल टू 3 times GT दिया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, उसको ऐड करना पड़ेगा तीनों को। टू 2.4868। 2,98,416 और कुछ भी नहीं है।
98,416 नेट पीवी सीओ। मशीन बी का लाइफ कितना है? 2 years। मशीन बी का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द मशीन, ये इकोनॉमी मॉडल है तो 4 लाख का कॉस्ट है। आज इनकर करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा? 4 lakhs। एनुअल रनिंग कॉस्ट, इसका एनुअल रनिंग कॉस्ट इज 1,80,000। ये सिर्फ 2 साल का आएगा, सो 1.7355। $3,12,390। चलो 7,12,390। ना 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 ना, रुक जा, लाइफ सेम नहीं है। मशीन ए का लाइफ बोलो 3 साल, मशीन बी का लाइफ 2 years, ठीक है। तो अभी ये जो मशीन ए का अपन ने निकाला ना 8,98,416, ये 3 साल का पीवीसीओ है। और ये जो हमने निकाला है ना 7,12,390, ये खाली 2 साल का पीवीसीओ है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 3 साल का पीवीसीओ 2 साल का पीवीसीओ दोनों कंपेरेबल है कि नहीं है? नहीं है, बराबर है, क्योंकि एक का लाइफ 3 years है और एक का लाइफ 2 years है, ठीक है। तो क्या होगा मालूम है, मशीन ए को जब भी हम 2 बार रन करेंगे ना, तो सामने मशीन बी को 3 बार रन करना पड़ेगा, तभी जाके इक्वल लाइफ होएगा, बराबर है। तो इक्वल लाइफ पे जाने के 2 तरीके हैं यहाँ पे। तो मशीन ए को 2 बार अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब उसका 2 बार मतलब 6 years हो जाएगा उसका। मशीन बी को अपन 3 बार करेंगे, ये 2 बार होएगा, ये 3 बार होएगा, तभी जाके लाइफ दोनों का क्या हो जाएगा? इक्वल होएगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे है ना 6 years के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। क्यों 6 years के लिए नहीं जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे तो 3 और 2 है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, मशीन ए जो है उसका लाइफ 3 years है, मशीन बी का लाइफ 2 years है, ठीक है। अभी इसको कंपेरेबल करना है, तो कंपेरेबल करने के 2 मेथड्स है, ठीक है। पहला, इसको कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों का लाइफ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इनका लाइफ सेम कभी होएगा मालूम है? 6 years पे सेम होएगा। तो 6 years पे सेम होएगा, मतलब मशीन ए को 2 बार अपने को बाय करना पड़ेगा और मशीन 3 को 3 बार बाय करोगे ना, तभी जाके दोनों का लाइफ क्या हो जाएगा? 6 years। अभी हम लोग इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड मेथड। लेकिन ये फॉरवर्ड मेथड अपने को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में तो 6 years पे सेटल हो जाएगा। सपोज मशीन ए का लाइफ 11 साल है और मशीन बी का लाइफ 9 years है। तो इनका इक्वल लाइफ कभी होएगा मालूम है? 99 years पे होएगा, ठीक है। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन तो हम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हम लोग बैकवर्ड मेथड यूज करेंगे। क्या हम लोग करेंगे? बैकवर्ड मेथड, मतलब हम लोग पर एनम पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? पर एनम पे, ठीक है। अभी पर एनम पे कैसे आना है? जब भी हम लोग पर एनम पे आते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन्युअलाइज्ड कॉस्ट। चलो, पर एनम पे आने को क्या बोला जाएगा? एनुअलाइज्ड कॉस्ट, ठीक है। एनुअल मतलब पर एनम, और हम लोग यहाँ पे 3 साल 2 साल का जो कॉस्ट है उसको पर एनम कॉस्ट में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू एनुअलाइज्ड कॉस्ट?
किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे, मतलब लाइफ से डिवाइड करेंगे, वही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब यू आर टेलिंग के मशीन ए का एनुअल कॉस्ट निकालना है तो 8,98,416 को डिवाइड बाय क्या करोगे? 3। और मशीन बी में 7,12,390 को डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। ये ऐसा नहीं करना है, रुक जाओ। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब भी हम डिवाइड बाय 3 करते हैं या डिवाइड बाय 2 करते हैं, हमने ये सब कुछ प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। हमने ये सब कुछ क्या किया है? प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें ना डिवाइड बाय 3 या 2 नहीं कर सकते हैं, हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सपोज अगर हम लोग यहाँ पे मशीन ए का बात करते हैं और मशीन बी का बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी फ्यूचर वैल्यू ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ मैं? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अच्छा फ्यूचर वैल्यू में 1 1 1, सो दैट विल कम टू 3। लेकिन इसका प्रेजेंट वैल्यू में ना 1 1 1 नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा इसका फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो इसका फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.9091। फिर ये कितना हो जाएगा? 0.8264। और ये कितना हो जाएगा? 0.7513। इसका टोटल हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ये एन्युटी फैक्टर है। तो क्या है इसका टोटल? 2.4868, बराबर है। तो मेरे को बताओ, क्या हम डिवाइड बाय 3 करेंगे कि डिवाइड बाय 2.4868 करेंगे? 4868, क्योंकि हमने सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है। किस में कन्वर्ट कर दिया है? इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यही मेरे को मशीन बी का बताओ क्या होएगा? फ्यूचर वैल्यू 1 1, इधर आएगा 0.9091, इधर आएगा 0.8264। ठीक है, इसका टोटल आएगा 2 और इसका टोटल कितना था? 1.7355। ठीक है, तो अभी इसका पर एनम कॉस्ट निकालना है तो डिवाइड बाय 2 करोगे कि डिवाइडेड बाय 1.7355 करोगे? 7355। ठीक है, समझा? तो इसको पर एनम में कैसे कन्वर्ट करना है? तो उसको एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर? वी आर गोइंग टू यूज एनुअलाइज्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। सो एनुअलाइज्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सो एनुअलाइज्ड कॉस्ट विल बी इक्वल टू नेट पीवीसीओ डिवाइडेड बाय चलो क्या लिखा ये? एन्युटी फैक्टर। ठीक है, अभी मशीन ए का कैलकुलेट करो। 3,61,274, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट। अच्छा फाइनल आंसर दिया, ये नहीं चाहिए, वो बाद में दे। 898 डिवाइडेड बाय 2.48। अब दे फाइनल आंसर। 3,0274। ठीक है, ये इसका पर एनम कॉस्ट हो गया मशीन बी का। कितना था? 7,03। इसको डिवाइड बाय क्या करोगे? 1.7355। चलो अभी कौन से मशीन का एनुअलाइज कॉस्ट कम है? मशीन ए। ठीक है, तो किसको सिलेक्ट किया जाएगा? मशीन ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है मशीन ए विल बी सिलेक्टेड because of lower annualized cost। समझा? जून 2009 का 7 मार्क का क्वेश्चन है ये। इजी था ना?
हाँ, तो क्या याद रखना है तुमको, अगर लाइफ सेम नहीं रहेगा और अगर कॉस्ट खाली दिया रहेगा तो वी विल गो एज पर व्हाट इन एनालाइज कॉस्ट, ठीक है। उसके ऊपर एक फिर डिटेल नोट देता हूँ मैं बाद में। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो क्वेश्चन नंबर 13। अभी इनका लाइफ इक्वल कभी होएगा, एक 4 एक 7 है, तो 28 पे इक्वल होएगा। तो हम लोग फॉरवर्ड नहीं जाते, वी कम बैकवर्ड, पर एनम कैलकुलेशन करना है। क्या जोड़ो बारह का। एक नोट लिखो चलो। चलो हेडिंग दो, व्हेन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स और असेट्स आर नॉट सेम। व्हेन द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट्स और असेट्स आर नॉट सेम। केस 1 केस 2। मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन पॉसिबल है। केस 1 जो है उसमें when only cost information is given, सिर्फ कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। मतलब अभी जो हमने दो क्वेश्चन किए उसमें लाइफ सेम नहीं था और दोनों में सिर्फ क्या दिया हुआ था अपने को, कॉस्ट का इंफॉर्मेशन था। तो अगर सिर्फ कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट पीवीसीओ। फिर नेट पीवीसीओ के बेसिस पे डिसीजन होता है कि एनुअलाइज्ड कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन किया अपने को एनुअलाइज्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन लगेगा। तो फर्स्ट कैलकुलेट नेट पीवीसीओ, देन कैलकुलेट एनुअलाइज्ड कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे एनुअलाइज्ड कॉस्ट, नेट पीवीसीओ डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्ट द प्रोजेक्ट और asset having lower analyzed cost।
इसका रेफरेंस लिख दो, रेफर क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 69। एंड और एक क्वेश्चन अभी किया ना तुम लोग ने, क्वेश्चन नंबर 13 एक्स्ट्रा वाला। समझा ना पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये अभी अपन ने जो किया वो दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, वो केस 1 का था। अभी केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में है ना हमको दोनों दिया रहेगा, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल नॉट बी सेम, कॉस्ट बेनिफिट दोनों भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है व्हेन कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बोथ आर गिवन। तो जब भी कॉस्ट और बेनिफिट दोनों दिया रहेगा तो कॉस्ट में से पीवीसीओ मिलेगा, बेनिफिट में से पीवीसीआई मिलेगा, ठीक है। मतलब पीवीसीआई पीवीसीओ दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों अवेलेबल रहेगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एनपीवी का कैलकुलेशन करेंगे, दोनों प्रोजेक्ट या दोनों असेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कैलकुलेट एनपीवी। अभी सपोज अगर दो प्रोजेक्ट का एनपीवी तुम्हारे सामने रहेगा तो वो एनपीवी भी कंपेरेबल एनपीवी नहीं रहेगा, तो वो एनपीवी को भी कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। तो वापस हम लोग एनुअलाइजेशन यूज करेंगे, लेकिन अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको बोलेंगे एनुअलाइज्ड गेन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देन कैलकुलेट एनुअलाइज्ड गेन। अभी एनुअलाइज्ड गेन कैसे कैलकुलेट करने का तो एनपीवी को डिवाइड करना पड़ेगा विथ व्हाट, विथ एन्युटी फैक्टर। सो एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। सिलेक्शन कैसे करेंगे गेन में, लोअर गेन के हायर गेन्स, हायर गेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सिलेक्ट द प्रोजेक्ट और असेट हैविंग हायर एनुअलाइज्ड गेन। रेफर क्वेश्चन नंबर 12, 13 में जरा अलग है, पेज नंबर 69। चला जाओ 12th क्वेश्चन पे। समझा, ये नोट समझा जो लिखवाया वो, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, द मैनेजमेंट ऑफ पी लिमिटेड इज कंसिडरिंग सिलेक्टिंग अ मशीन आउट ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मशीन्स, ठीक है। मतलब दोनों में से कोई भी एक ही मशीन का सिलेक्शन पॉसिबल है। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, मतलब 12% डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा, एंड द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज व्हाट यू नो इज 30%। डिटेल्स ऑफ द मशीन आर एज फॉलोज, मशीन 1 मशीन 2 दोनों का डिटेल्स दिया हुआ है, दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड लाइफ देखो जरा, मशीन 1 का एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स है, मशीन 2 का एक्सपेक्टेड लाइफ 6 ईयर्स है, ठीक है। देन एनुअल इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, व्हाट इज एनुअल इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स वाला जो होता है वो क्या होता है,
कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, ठीक है। सो एनुअल इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स मतलब कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, ठीक है। अच्छा, अभी टैक्स रेट दिया क्वेश्चन में, तो हमें कैश फ्लो बिफोर टैक्स चाहिए कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए? कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स में से माइनस डिप्रिसिएशन, वो पूरा का पूरा प्रोसेस यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? सी फैट। Depreciation is to be charged on straight line basis. You are required to calculate the discounted payback period, net present value, and the internal rate of return for each machine. Advise the management of P Limited as to which machine they should take up, ठीक है। The present value factor of ₹1 are as follows. तो यहाँ पे अपने को 12% का जो रेट है उसका अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है। बाकी का जो भी रेट है वो सब किसके लिए दिया हुआ है? चलो IRR के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी अपने को NPV का कैलकुलेशन करना है, तो क्या लेना पड़ेगा? 12%, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? मशीन 1 का जो है तीनों कैलकुलेशन करेंगे, फिर मशीन 2 का तीनों कैलकुलेशन करेंगे। फिर एडवाइस कैसे करने का, तो उसके लिए अपने को जो है एनुअलाइज्ड गेन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले आ जाओ मशीन 1 के ऊपर। PVCO, PVCO में फर्स्ट आएगा कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन 1 का कॉस्ट 10 lakhs है। टाइमिंग विल बी ईयर 0, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1, प्रेजेंट वैल्यू 10 lakhs। कोई स्क्रैप वैल्यू वगैरह जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली इंफॉर्मेशन किसका आएगा? सी फैट का, ठीक है। तो PVCI में भी एक ही आइटम आएगा, टोटल सी फैट पर एनम। वर्किंग नोट नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ सी फैट पर एनम। particulars calculation and amounts। चलो क्या दिया अपने को स्टार्ट करने के लिए? कैश फ्लोज बिफोर टैक्स ये अपने को दिया हुआ है। इसका है 3,45,000। इसमें से माइनस होएगा डिप्रीशिएशन। तो डिप्रीशिएशन आएगा कॉस्ट 10 lakhs डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स है उसका यूजफुल लाइफ। 2 lakhs। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब कुछ पर एनम है फॉर 5 years। $1,45,000। टैक्स रेट 30% है। $1,01,000 इसमें ऐड बैक करेंगे डिप्रीशिएशन।
3,01,500, ठीक है। ये 3,01,500 इधर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा? एन्युटी फैक्टर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल का ही टोटल लेना खाली। क्वेश्चन में 6 साल दिया है ना, 5 का ही टोटल लेना, क्योंकि इसका लाइफ 5 ईयर्स का है। मशीन 1 के उधर चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो लाइफ 5 ईयर्स। $3.605। पीवीसी है क्या टोटल? तो इसका एनपीवी आएगा 86,908। मशीन 2 का एनपीवी निकाल के दो।
1807 दो एनपीवी दोनों एनपीवी, एक 5 साल का एनपीवी, एक 6 साल का एनपीवी है, और ये कंपेरेबल एनपीवीज नहीं है। तो इनको कंपेरेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनुअलाइज्ड गेन कैलकुलेट करेंगे। एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर। मशीन ए भी है कि 1-2 है इसमें? तो मशीन 1 का एनपीवी है 86,908। इसको डिवाइड करो एन्युटी फैक्टर। इसका एन्युटी फैक्टर क्या है? 3 ऊपर तुमने किया रहेगा ना मल्टीप्लाई, उसमें है ना 3.605 है। अच्छा मैं 4 समझा। हाँ कितना आ रहा है ये? 24,108। मशीन 2 का 1,18,072। दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4.112, 28,4। चलो कौन से मशीन का सिलेक्शन होएगा? मशीन 2, ठीक है, बिकॉज ऑफ हायर एनुअलाइज्ड गेन। कंक्लूजन निकालो उसका। So machine 2 will be selected because of higher annualized gain. IRR निकाल के दो चलो दोनों मशीन्स का। IRR के लिए क्या क्या रेट्स दिए है? 13, 14, 15, 16। हाँ तो अभी देखो दोनों मशीन का 12% पे एनपीवी पॉजिटिव है, तो IRR कैन बी बिटवीन 12 एंड 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। ठीक है, तो ये भी ट्रायल एंड एरर करके चेक करना पड़ेगा कि IRR जो है वो एग्जैक्टली कौन से दो रेट्स के बीच में है, एंड अकॉर्डिंगली IRR का कैलकुलेशन होएगा। याद है ना IRR का कैलकुलेशन? हाँ तो आई थिंक तुम लोग 14 से स्टार्ट करो। हाँ क्योंकि 86,000 अच्छा खासा पॉजिटिव है। मशीन 1 का पहले करो फिर मशीन 2 का करना। तो मतलब 15 भी चेक करना पड़ेगा, 15-16 के बीच में। हाँ तो 15-16 के बीच में चेक कर।
आएगा 15.46 आया पहला मशीन 1 का। वन का 2 का भी चेक करो। $14.67। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये आईआरआर जो निकाला है ये कंपेरेबल है कि ये भी कंपेरेबल नहीं है? एनपीवी तो एक एनपीवी 5 ईयर्स का था, एक एनपीवी 6 ईयर्स का था, ठीक है। लेकिन जब ये आईआरआर निकालते तो आईआरआर जो है यहाँ पे 15.46 14.67 ये कंपेरेबल है कि नहीं है? नहीं, आईआरआर कंपेरेबल होता है क्योंकि ये है ना पर एनम रेट्स होते हैं। तो ये जो 15.46 है ना ये पर ईयर का रेट है, एंड 14.67 इज ऑल्सो पर ईयर। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली कंपेरेबल है। हम्म। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो रिपीट है। हाँ सेम है, सेम। ये सेम है।